जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिलीजन केवल एक है, लेकिन वो अलग अलग रिलीजन जो है के रूप में, कहीं पे यहाँ पे इस्लाम के रूप में आया, यहाँ पे हिंदू के रूप में आया, वहाँ पे क्रिश्चियन के रूप में आया। तो ये हम जैसे कबीर ने कहा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कमीरा गीन। तो ये रिफाइनमेंट की बात है। मीर तकी मीर ये कहा करते थे कि इश्क करो मियाँ इश्क करो। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने बुजुर्ग मुसलमान बुजुर्ग इस मुल्क में आए, आप गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मिसाल दीजिए। जब वो हिंदुस्तान राजस्थान में आए थे तो वहाँ कोई मुसलमान था? तो उन्होंने उस वक्त के राजा के तमाम सोबतों को सहने के बावजूद वहाँ क़याम किया उन्होंने और मोहब्बत का पैगाम दिया। लोगों की जब वो टर्की में शम्स तबरीज़ की हत्या हुई, जब जलालुद्दीन रूमी ने क्या किया, उन्होंने लिखा ना शम्स तबरीज़, उसके द्वारा उन्होंने इश्क को फैलाया ना। ऐसा करना चाहिए। ज़बानों में टकराव नहीं होता है, टकराव लोगों में होता है जो समझते नहीं हैं ज़बानों को। तो ये एक जो शुरू हुआ है सिलसिला, उसका यही है कि लोग एक दूसरे को आपस में समझें। और जैसा डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, हिंदुस्तानी अदब एक ही है, वो अलग अलग ज़ुबानों में एक्सप्रेस हुआ है। तो ये एक सिलसिला शुरू किया है जनाब खलील मामून साहब ने कि मुकामी ज़बानों को साथ में लेके और ज़बानों को साथ में लेके उसका ताल्लुक़ उर्दू से हो, क्योंकि सकाफ़ती तौर पे कहीं ना कहीं उर्दू को चंद लोगों ने मज़हब से जोड़ने की कोशिश की है, जिससे इसको हटना चाहिए। उर्दू की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें हों, ये आम हो, आम ज़बान हो, आम बोल समझ की ज़ुबान हो, हिंदी से उसका ताल्लुक़ बढ़े, और लोकल ज़बानों से, लोकल लोगों से, आम लोगों से उसका ताल्लुक़ बढ़े, जब जाके उर्दू ज़िंदा रह सकती है। सहमाही नया अदब जो है बेंगलोर से शाये होने वाला जरीदा है। उर्दू दुनिया में इसको बड़ी कदर की निगाहों से देखा जाता है। इसके मुदीर आला हैं बरज़गर के मुमताज़ शायर जनाब खलील मामून साहब। तो कैसे हुआ ये बदलाव, किस तरह से होते हैं, ये भी एक गहरे अध्ययन की बात है। मुख्तलिफ ज़बानों के दरमियान मेल मिलाप कायम करने, रवाबित बढ़ाने, ज़बानों की अदबी तारीख और मौजूदा सूरत हाल को जानने और इस सिलसिले में तबादले ख्याल करने की एक नई पहल शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। जी हाँ, सहमाही रिसाले नया अदब के तहत बेंगलुरु की हसनात कॉलेज में 25 जून 2022 बरोज़ सनीचर एक यादगार तकरीब मुनक़िद हुई। आपने नरोला ने एक नज़्म लिखी थी, एक वहाँ की पहाड़ी जो पिक्चर है, उस पर इन्होंने जो नज़्म लिखी है वो मेरा हिसाब से आपने नरोला की नज़्म से अच्छी है। मारूफ शायर खलील मामून की सरपरस्ती में मुनक़दा इस महफिल की सदारत वजीफ़े याब IAS ऑफिसर हुकूमत कर्नाटक के साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चिरंजीवी सिंह ने की। आप देखें तो हिंदी, जैसे मैंने कहा कि हिंदी जो एक जुबान पूरे इस खित्ते में मकबूल हुई, उसको अब कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन अगर अब लिंग्विस्टिक सर्वे की बात करें तो उसमें जैसे अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, डिंगल है, ये सब अलग अलग ज़बानें अगर आप इनको इनका एक रुतबा देते हैं तो हमारी जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो उस लिहाज से जिसको आज हम हिंदी अदब कहते हैं, रानी केतकी की कहानी तो फिर भी अभी उसके बाद तकरीबन भारतेंदु हरीश चंद्र का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, वहाँ तक आते आते वो एक
एक ही साझी जबान थी और उन्होंने बताया कि किस तरह भारतेंदु के ज़माने में ये शुरू हुआ कि हिंदी का जिसको कहें स्वरूप कैसा हो, हिंदी की तासीर कैसी हो, वो प्रेमचंदी तासीर हो या जयशंकर प्रसादी तासीर हो, इसके बारे में वो चल रहा था। हिंदी के मारूफ अदीब और कर्नाटक के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय कुमार सिंह ने कलीदी खुतबा पेश किया। मौजू था हिंदी अदब का सफर और असरी मंजरनामा। लेकिन 1875 के आसपास, जिसे आधुनिक काल की शुरुआत कहा जा सकता है, वहां से कुछ कुछ निबंध और कुछ कहानियां ये जो है नस्र में भी आने लगी। और क्योंकि अब जो है अंग्रेज लोग यहाँ पे आ चुके थे, वो अंग्रेजी शिक्षा और जीवन पद्धति, लाइफ स्टाइल एंड एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें बदलाव आ रहा था, उसका पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। उसके दो प्रभाव हुए, एक तो दूसरे उसमें शामिल हो गए और ये रिएक्शन भी हुआ। रिएक्शन तो फिर अपनी पुनर्जागरण का, फिर से अपनी पुरानी चीजें याद करने लगे, वो गर्व से वो लोग वाली बात कुछ कुछ वो आने लगी। तो इसमें एसिमिलेशन भी हुआ, रिएक्शन भी हुआ, होने वाला। लेकिन इस समय तक आते आते आधुनिक हिंदी जिसे कहते हैं वो उत्तर भारत में लगभग स्थापित हो चुकी थी। इसको भी कई भागों में बांटा जाता है, इसको आधुनिक काल कहते हैं, लेकिन फिर भी पहला इसका जो पुनर्जागरण काल, फिर से जो है they were going back to Upanishads and translating those things and saying things. इसी जमाने में मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये 1880 के आसपास इनकी कहानी आई, कहानी गेदगी की कहानी। ये जो है कुछ लोग इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, लेकिन उसकी भाषा अभी जो है खड़ी बोली आप नहीं मान सकते, बल्कि चैलेंज के रूप में उन्होंने लिखी थी। अपने दोस्तों की बहस हो गई कि कुछ नई तरह की कोई भाषा लिख सकते हैं क्या, जिसमें संस्कृत भी नहीं हो, उर्दू भी नहीं हो, लेकिन अपनापन भी हो। तो उन्होंने कहा मैं लेके दिखाता हूँ। तो उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, जो कि बाद में एक मिसाल बन गई, मिसाल। और 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास आया जिसका नाम था परीक्षा गुरु। ये लाला श्रीनिवास दास जी का लिखा हुआ था। 1991 में जन्मकांता, पता नहीं कितने लोगों ने आपने सुना होगा, ये जो है जासूसी तरह के उपन्यास, लेकिन आज के जासूसी तरह के पुराने वाले। इस मौके पर मुल्क के मारूफ अदीब और फनकार एच.एस. शिव प्रकाश ने अपनी कन्नड़ा नज़में पेश की, जिनका तर्जुमा खलील मामून ने उर्दू में बयान किया। ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಋತುಗಳೇ ನಾಕು ಹೂವ ನಿನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಮುಡಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದೆ, ನಾಕು ಗಮನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಲು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಕಟ್ಟಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ದೆಸೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾರಿಸು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ಯ ಕವಿತೆ ತೊಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೋ, ನನ್ನ ನೀನು ತೊರಲ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯಲ್ಲವರು, ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಡು ಗಳೆಯ ಗುಳುಗುಲು, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಸಾವ ಮೊದಲು ಬರೆಸಿದವರು। कब के आए गए 4 दिन, बाकी कुछ ना बचा अलविदा। कब के आए गए 4 दिन, बाकी कुछ ना बचा अलविदा। तेरे जूड़े के फूल का झुमका बाकी रहा अलविदा। तेरे जूड़े के फूल का झुमका बाकी रहा अलविदा। हर सदा से तेरा नाम मीठा शहद से भी बहुत, हर सदा से तेरा नाम है मीठा शहद से भी बहुत। शहद को सुनाया इसे, गूंज उठा सो खला अलविदा। शहद को सुनाया इसे, गूंज उठा सो खला अलविदा। है हसी चार जेवर तेरे,
4 अशार मौलिक में है हंसी 4 जेवर तेरे 4 अशार मौलिक में है फेंक दे भी अगर तू उन्हें रहे तेरे सदा फेंक दे भी अगर तू उन्हें रहे तेरे सदा अलविदा। हम तो जिंदा में होते हुए गीत आजादी के गाते हम तो जिंदा में होते हुए गीत आजादी के गाते हैं। शिव प्रकाश मर गया है मगर गूंजती है सदा अलविदा गूंजती है सदा अलविदा। इस अदबी प्रोग्राम में नया अदब के मुदीर मोहम्मद आजम शाहिद, सलाहकार माहिर मंसूर, साबिक पुलिस ऑफिसर यंडी मुल्ला, गुलकारा डॉक्टर सुरबी सुहा, अफसाना निगार सलमा सनम मौजूद रहीं। मंजू ने पूछा, हमारे मुहाफिज कहाँ हैं? पता नहीं, अंजू चौंक पड़ी, होंगे कहीं ना कहीं, पर हम उन्हें ढूंढेंगे किस तरह? वो खुद हमें ढूंढ लेंगे। क्या ये मुमकिन है? मंजू ने बेख्तियार सोचा। कहाँ वो गौशाला का पुरकैफ माहौल और कहाँ ये शहर की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ये गाड़ियों का बेपनाह हुजूम, हारन का शोर, आदमियों की चीखो पुकार। जिंदगी इतनी जानलेवा कभी तो न थी। गौशाला में उनका जन्म हुआ था और वही घिसी पिटी जिंदगी रही थी। किसी मानी और मफहूम की जरूरत उन्हें कभी महसूस न हुई, न आगही की तमन्ना कभी दिल में जागी। हत्ता कि वो दोनों बूढ़ी हो गई। उम्मीद कभी थी कि किसी दिन जुबा हो जाएंगी। उन्होंने सुना कोई सरकार आई है जिसने गौ हत्या को कानूनी जुर्म करार दिया है। बेंगलुरु के कई शोरा और उदबा ने तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर मिलनसार अतहर अहमद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। हमारे यहाँ उर्दू गज़ल का एक बहुत ही अहम नाम है फरहत एहसास, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी एक गज़ल, बल्कि उनकी किताब का नाम ही मैं रोना चाहता हूँ। उनका जो पहला शेरी मजमुआ है उसका टाइटल ही है मैं रोना चाहता हूँ। तो उनकी गज़ल का मतला बहुत ही खूबसूरत है। मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद जी भरकर सोना चाहता हूँ। तो कितने ख्यालात आपस में मिलते हैं, ये ट्रांसलेशन का फायदा है। बहरहाल ये जो हमारा पहला इजलास था आज के अदबी प्रोग्राम का, वो अब अपने इख्तिताम तक पहुंचा है। सदारती तकरीर के बाद जैसा कि अजय कुमार सिंह साहब ने बताया, अमीर खुसरो की जो बहुत ही मशहूर गज़ल है उसके 3 शेर डॉक्टर सुरभि साहा सुनाएंगी। ख़वातीनो हज़रात को मेरा आदाब। जैसा कि सर ने कहा कि अमीर खुसरो की गज़ल में गाने जा रही हूँ और रात यमन में ही गाने जा रही हूँ।
रोज वसलत चूर पोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू हरिश्चंद्र हुए, भारतीय हरिश्चंद्र की आमद हुई हिंदी अदब में। ये जो है अखबार भी निकालते थे, नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, काम करते थे। भारत दुर्दशा इनका बहुत मशहूर नाटक हुआ और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगी थी और उनके सन 1900 के आसपास के समय को हम कहते हैं प्री छाया। छायावाद एक बहुत महत्वपूर्ण समय माना गया है, रोमांटिसिज्म। तो लेकिन उससे पहले जो रहा प्री, उसमें मैथिश्रण गुप्त जैसे कवि आए जिन्होंने साकेत, शायद आपने नाम सुना होगा। उस समय आप देख सकते हैं उनके रामचंद्र जी जैसे कहते हैं संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इसलिए है, उसको हम देख सकते हैं। अयोध्या जी उपाध्याय, हरिऔध जैसे लोग लिख सकते हैं दिवस का। प्रोग्राम के इख्तिताम पर ज़बान व अदब की अहम शख्सियात मीडिया से रूबरू हुई और अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। सर बताइए सर, क्या आज ये प्रोग्राम में आप आए? ये बहुत अच्छी बात है कि खलील साहब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि इसके द्वारा उर्दू लोगों को अलग अलग भाषाओं का अदाब जो है उसका परिचय करा रहा है। अगर देश में जो भी आज गड़बड़ हो रहा है, ये लोगों को दूसरी भाषा और संस्कृति का जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा कार्यक्रम करने से उनका आपस में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और ये तो सामाजिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। और जब हम दूसरी भाषाओं के संस्कृति के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, हमारा दिल और विशाल हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। सर हाल ही में हमने कर्नाटक में देखा है कि कई इश्यूज़ पर काफ़ी हंगामा हुआ और माइनॉरिटीज़ में पर्टिकुलरली इस ताल्लुक से तशवीश देखने को मिली, चाहे वो हिजाब का हो, हलाल कट हो, मंदिरों के अतराफ ट्रेडर्स का बाइकआउट का मामला हो। तो क्या हो रहा है सर, इसे आप किस नज़र से देखते हैं आज के हालात को? इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम जितना ज़्यादा अलग भाषाओं को, अलग धर्मों के समर्थन को हम समझना कोशिश करते हैं, उससे सबका एक कुछ समाधान निकले। तो क्यों सर ये नफरत का जो धर्म के दरमियान है, तो शांति को फैलाओ ना। कैसे हालात को कैसे बेहतर बनाना चाहिए सर, लोगों की क्या? जब वो टर्की में शम्स तबरीज़ की हत्या हुई, जब जलालुद्दीन रूमी ने क्या किया, उन्होंने लिखा ना शम्स तबरीज़, उसके द्वारा उन्होंने इश्क को फैलाया ना। ऐसा करना चाहिए। इनके इश्क को और मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत है। बस इतना ही। तो कैसे करेंगे? उसके बारे में सोचो, बात करो, बाकी लोगों के साथ इस रिश्ते बात करो। तो शायरों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, राइटर्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए आज के हालात? जहाँ भी जिसी हालत में नफरत है, उस हालत में अच्छे शायरों ने अमन की बात किया है और मोहब्बत की बात की है। थैंक यू सर। किशोर प्रसाद साहब ने भी ये बात कही कि मोहब्बत और इसे मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा। बहुत पहले जिगर मुरादाबादी ने कहा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो आदमी को पहले इश्क पर जोर देना चाहिए,
इश्क का मतलब इंसानियत से इश्क, हर चीज़ से इश्क। मीर तकी मीर ये कहा करते थे कि इश्क करो मियाँ, इश्क करो। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने बुज़ुर्ग मुसलमान बुज़ुर्ग इस मुल्क में आए, आप गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मिसाल दीजिए। जब वो हिंदुस्तान राजस्थान में आए थे तो वहाँ कोई मुसलमान था? तो उन्होंने उस वक्त के राजा के तमाम सोबतों को सहने के बावजूद वहाँ क़याम किया उन्होंने और मोहब्बत का पैगाम दिया। और वो पैगाम आज भी ज़िंदा है कि लाखों की तादाद में वहाँ लोग जाते हैं, जिनमें मुसलमानों की तादाद कम होती है, गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा होती है। तो सबसे अहम चीज़ क्या है कि आदमी को समझना चाहिए, दिल्ली को काबा समझना चाहिए, दिल्ली को काशी समझना चाहिए। दिल्ली सब कुछ है, दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त, बस इतना ही कहूँगा। लेकिन आज के हालात में जो अमन और इत्तेहाद और बातें ये जो बातें हैं ये पूरी सियासत है। हम तो एक दूसरे में है। कौन अमन को बिगाड़ रहा है? अमन को बिगाड़ने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों का कुछ चल नहीं रहा है। आप अमन अमान से जिंदा हैं इस मुल्क में, इस तरह से जिंदा हैं कि जो दूसरे मुल्कों में जिंदा नहीं है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो अमन इश्क वो बिगड़ेगा नहीं, वो बिगड़ेगा नहीं, चाहे लाख कोशिशें हों, वो इस मुल्क में बिगड़ेगा नहीं। लेकिन चंद ताकतें ये कहती हैं कि ऐसी बातें करने वाले वो अंदर से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। डरने का कोई सवाल नहीं है। घबरा कर एक हमारे दोस्त, एक बहुत बड़े हमारे दोस्त, बहुत बड़े अदीब थे, आप तमाम लोग उनसे वाकिफ हैं। महमूद अयाज कहते थे कि हम इस मुल्क में दाई हैं। दाई का मतलब क्या है? दावत देने वाले। हम जो है होस्ट हैं, हम जो है मेहमान नहीं है यहाँ पर। हमको जो तालीम हमको देनी है, जो दिल की तालीम देनी है, जो असल अकीदे की तालीम देनी है, उस तालीम के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और वो तालीम हम देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहमान नहीं, मेज़बान। हम पैगाम इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस तकरीब के ज़रिए आप क्या देना चाहते हैं? ऐसा है कि आज का जलसा हिंदी अदब के बारे में डॉक्टर अजय कुमार सिंह का लेक्चर था और तकरीबन 4000 साल की लिसानी तारीख़ उन्होंने 40 मिनट में बिल्कुल पेश कर दी। वो एक अपने आप में बड़ी बात है और ये अच्छी बात है कि इस तरह का एक सिलसिला खलील मामून साहब ने शुरू किया है। हिंदी से शुरू हुआ, अगली दफ़ा पंजाबी, उसके बाद तमिल, तेलुगु, मराठी वगैरह, ये सिलसिला जारी रहेगा और ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, जिसके लिए मैं मामून साहब को और डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूँ। तो ज़बानों के ताल्लुक से तासुब भी देखने को मिलता है, तंग नज़री भी देखने को मिलती है, ना ज़बानों के दरमियान जो टकराव की भी सूरत हाल देखने को मिलती है। नहीं, देखिए, के बोलने वालों के दरमियान ज़बानों में टकराव नहीं होता है, टकराव लोगों में होता है जो समझते नहीं हैं ज़बानों को। तो ये एक जो शुरू हुआ है सिलसिला, उसका यही है कि लोग एक दूसरे को आपस में समझें। और जैसा डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, हिंदुस्तानी अदब एक ही है, वो अलग अलग ज़ुबानों में एक्सप्रेस हुआ है। तो उस लिहाज से डॉक्टर साहब ने आज पहला लेक्चर आज हमने देखा कि तीनों ज़बानें हमें सुनने को मिली, उर्दू, हिंदी और कन्नड़। जी, तो कैसे एक माहौल बन सकता है सर? बिल्कुल यही माहौल आगे बढ़ना चाहिए, होना चाहिए सर, इत्तेहाद होना चाहिए। जी। तो आपका तवील खिताब यहाँ पर रहा है सर, कि एक दो अहम बातें आपके इस खिताब के ज़रिए आप बताना चाहिए। ये खलील मामून साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया है खलील मामून साहब ने और उनके साथियों ने मिलके कि जो हिंदी है या कन्नड़ है, जो हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, उनमें क्या उनका अदब क्या है और भाषा क्या है, उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी होनी चाहिए।
क्योंकि जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं तो शक की नज़र से देखते हैं, जो समझने लगते हैं तो एक मोहब्बत पैदा होती है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। तो हिंदी और उर्दू कैसे देखते हैं, दोनों ज़बानों को? नहीं भाई देखिए, हिंदी हो या उर्दू हो या कन्नड़ा हो या तमिल हो या अंग्रेजी हो, भाई अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं, अपनी अपनी जुबान पर लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन ये भी समझना चाहिए, जैसा कि अभी चंजीत सिंह साहब ने कहा, कि अदब एक चीज़ है, वो दूसरी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग ज़ुबानों में ज़ाहिर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिलीजन केवल एक है, लेकिन वो अलग अलग रिलीजन जो है के रूप में, कहीं पे यहाँ पे इस्लाम के रूप में आया, यहाँ पे हिंदू इसके रूप में आया, वहाँ पे क्रिश्चियन के रूप में आया। तो ये हम जैसे कबीर ने कहा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कमीरा गीम। तो ये रिफाइनमेंट की बात है, समझने की बात है, इसको सटलिटी समझ, जब समझ मोटी होती है तो हमें ये फर्क बहुत दिखाई देते हैं, ज़्यादा ये दूसरा, लेकिन जब समझ हमारी महीन होती है, नफीस होती है, तब चीज़ें समझ में आता है कि ये चीज़ें सब एक दूसरे से मिली हुई हैं, मिली जुली हैं। आदमियत एक है, आदमी एक है, जुबानें अलग हैं, रहने वाले अलग हैं, खाना पीना अलग है, वो सब हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं जब इस तरह का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह का आदान प्रदान होता है, समझ बढ़ जाती है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि नॉलेज बढ़ा है, हर चीज़ तरक्की कर चुके हैं। ये है कि नहीं टकराव है, तनाव है समाज में, नहीं ऐसा नफरत का माहौल भी है। अब ऐसा है कि भाई नफरत के माहौल में भी हम यही कहेंगे कि भाई हमारा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अब टकराव लोग क्यों पैदा करते हैं, इसके हम सब जानते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो हमेशा से होते आए हैं, ऐसी बात, ये कोई नई बात भी नहीं, ये भी आप जान लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं कि अभी भी पैदा हुआ है, होता रहा है। लेकिन फिर भी समझने वाले लोग भी पैदा होते रहे हैं और समझाने वाले लोग भी पैदा होते रहे हैं, और सिलसिला ये जो अभी शुरू हुआ है, इससे इसको बढ़ावा मिलेगा। शुक्रिया सर। ये ज़बान उस वक्त तक मशहूर और मारूफ नहीं हो सकती और अपने सेल में चली जाती है जब तक वो अवाम तक नहीं पहुंचती। कोई भी ज़ुबान उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ सकती और पॉपुलर नहीं हो सकती जब तक उसका ताल्लुक अवाम से हो और रोज़ी रोटी से हो। तो ये एक सिलसिला शुरू किया है जनाब खलील मामून साहब ने कि मुकामी ज़बानों को साथ में लेके और ज़बानों को साथ में लेके उसका ताल्लुक उर्दू से हो, क्योंकि सकाफती तौर पे कहीं ना कहीं उर्दू को चंद लोगों ने मज़हब से जोड़ने की कोशिश की है, जिससे इसको हटना चाहिए। उर्दू की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें हों, ये आम हो, आम ज़बान हो, आम बोल समझ की ज़ुबान हो, हिंदी से उसका ताल्लुक़ बढ़े और लोकल ज़बानों से, लोकल लोगों से, आम लोगों से उसका ताल्लुक़ बढ़े, जब ही जाके उर्दू ज़िंदा रह सकती है। तो इसलिए ये पहली कड़ी है। तो जिस तरह साहब ने वो कहा है कि हर माह एक प्रोग्राम होगा। सहमाही नया अदब जो है बेंगलोर से शाये होने वाला जरीदा है। उर्दू दुनिया में इसको बड़ी कद्र की निगाहों से देखा जाता है। इसके मुदीर आला हैं बरज़ग़र के मुमताज़ शायर जनाब खलील मामून साहब। नया अदब के इससे पहले भी कई बरसों पहले ऐसे अदबी इजलास हुआ करते थे, उसकी नोयत अलग हुआ करती थी कि पहले ये नया अदब जो है वो टैबलाइट शक्ल में आता था, फिर इसके बाद ये मैगज़ीन की शक्ल में आने लगा, बाद किताबी सूरत में, और अब जो है ये काफ़ी ज़ख़ामत से मामूर ये जरीदा है जिसमें नुमाइंदा अदब शाये होता है। हिंदुस्तान भर के जो उर्दू के उदबा, शोरा, नखाद हैं, उनकी तख्लीक़ात इसमें शाये हुआ करती हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, ये एक सिलसिले की पहली कड़ी है। कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुस्तान तहज़ीब व सक़ाफ़त का जहाँ गहवारा रहा है, मुख्तलिफ़ ज़बानों को भी इसमें दखल रहा है कि इसकी जो विरासत है, इसकी तहज़ीब है, उसको इस्तेहकाम बख्शे। कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जो ज़बानें हैं, उनकी जो तारीख़ है, किस तरह से वो नशेब व फराज से गुजरी है और उसका मौजूदा
अदबी मंजरनामा क्या है, इसे रोशनास कराने के लिए, उर्दू हल्कों से रोशनास कराने के लिए कोशिश है। आगाज़ में हमने हिंदी से इसका आगाज़ किया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं और हिंदी के बड़े नामवर शायर हैं, उन्होंने इसका खुतबा दिया। और डॉक्टर चिरंजीव सिंह जो साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और वो भी हिंदुस्तान की कई ज़बानें और बैरूनी ममालिक की ज़बानों से उनकी वाकिफ़ियत है, उन्होंने सदारत की। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अगले माह पंजाबी अदब के सफ़र और उसके असरी मंजरनामे के हवाले से डॉक्टर चिरंजीव सिंह साहब अपना खुतबा देंगे। फिर इसके बाद दीगर हिंदुस्तानी ज़बानें जो हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और गुजराती, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। जनूबी न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।